हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, और इसकी अकाउंटिंग गवर्न है बाय एएस 13। एएस 13 हमें बताता है कि इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी कौन से वाले? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। तो बेटा हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब वो होता है असेट एक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम फ्रॉम इट। फिर हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट एक होते हैं शॉर्ट टर्म, जो एक साल के अंदर अंदर जिसको बेचने का इरादा हो शॉर्ट टर्म, एक साल के बाद जिसको बेचने का इंटेंशन हो वो लॉन्ग टर्म। एक फिक्स इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट मतलब डिवेंचर या गवर्नमेंट बॉन्ड, जिस पर फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स डेट को मिलता है, फिक्स रेट से मिलता है। लेकिन डिविडेंड इक्विटी शेयर पर ना फिक्स रेट होती है ना फिक्स डेट होती है। कोटेड अनकोटेड हमने अकाउंटिंग स्टार्ट की थी। अकाउंटिंग स्टार्ट की थी कि जो हम एक्सपेंसेस खरीदने पर करते हैं उनको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट मानते हैं, और बेचने पर जो खर्चे होते हैं उसको सेल प्रोसीड में से लेस कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था वैल्यूएशन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वैल्यूएशन। वैल्यूएशन के लिए हमें एएस 13 रेफर करना होगा। वैल्यूएशन ऑफ करंट यानी शॉर्ट टर्म, इसको हमने लॉजिक में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सिमिलर टू गुड्स होते हैं, सिमिलर टू स्टॉक होते हैं, इन्वेंट्री की तरह होते हैं, इसलिए उसका ट्रीटमेंट एएस 2 की तरह होता है। तो यहां पर एएस 13 भी वही कहता है। क्या कहता है? यदि इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है, करंट है, तो वैल्यू करो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। और उसकी रीजन भी मैंने बताई थी, क्योंकि आपको बेचने का इरादा है। जैसे मैंने बताया था आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे 64,000 पर, ये लिखा है 64 में खरीदे 500 इन्वेस्टमेंट, 300 बेच दिए, सीधे 125 में, तो उस पर लॉस हुआ 1275 का। और जो बचे हैं इन्वेस्टमेंट उसका वैल्यूएशन करेंगे। जो बचे हैं 200 इन्वेस्टमेंट, उसकी कॉस्ट 25,600 है, 64,000 कॉस्ट थी 500 की, तो 200 की कितनी? 25। ये है कॉस्ट बचे हुए 200 इन्वेस्टमेंट की जिसका हम करने जा रहे हैं ईयर एंड में वैल्यूएशन। और उसकी मार्केट वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यदि वो बेचने जाएंगे तो ईयर एंड में 123 मिलेगा, और उस पर ब्रोकेज लगकर नेट हाथ में 24 समथिंग आएगा, 24,354। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, हम वैल्यूएशन एनआरवी पे करेंगे। एनआरवी मतलब 25,354 पे करेंगे, जबकि कॉस्ट ज्यादा थी तो बाकी का लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ये हम पढ़ चुके थे, यहां तक पढ़ चुके थे। इसके आगे 9:21 हम शुरू करते हैं इसके आगे, ठीक है। अब थैंक यू बेटा। अब आगे वैल्यूएशन में आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएशन जो एएस 13 के हिसाब से है वो भी बता देता हूं, और जो प्रैक्टिकली काम आएगा, प्रैक्टिकली तो बस यही काम आएगा, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लेस। अब एस पर एस में बता देता हूं, जिसको मैं बाद में रिवाइज भी करवा दूंगा। एस पर एस क्या होता है? एस क्या बोलता है कि आप, जैसे मैंने कहा कि वैल्यूएशन हमने खरीदा इन्वेस्टमेंट, तो ये है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बताया ये था कि आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा मान लो 10,000 पर, ये हमारी कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट टू बैंक 10,000, और ये इन्वेस्टमेंट हमने जल्दी बेचने के इरादे से खरीदा है, शॉर्ट टर्म है, करंट है, और इसकी मार्केट वैल्यू ईयर एंड में हो चुकी है 9,000 रुपया, 9,000 हो चुकी है। मार्केट वैल्यू बेचने आएंगे तो 9 मिलेगा, क्योंकि इंटेंशन बेचने का है, तो फिर हमें इस मार्केट वैल्यू से मतलब रखना चाहिए, रखा, 9 ही मिलेगा। तो कितने का? और क्योंकि जल्दी ही बेचना है, जल्दी बेचेंगे तो कितना लॉस होगा? 1,000 का। तो हमें एंटीसिपेट लॉस के लिए प्रोविजन, तो बाय P&L हमने 1,000 का लॉस यहां से क्रेडिट करके P&L में डाल दिया। यह है एस 13 के हिसाब से वैल्यूएशन। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, तो लेस यदि एनआरवी है तो एनआरवी पे कैरी करो, एनआरवी पे वैल्यू करो, और उसमें जो लॉस है उसको डाल दो P&L में। ये तो मैं बता चुका हूं, ये तो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके। लेकिन एएस 13 जिसका प्रैक्टिकल की संभावना अकाउंट के एंगल से कम है, पर एएस में कभी आ सकता है, वो ये है कि आज इन्वेस्टमेंट को आप कितने पे ले आए? 9,000 पे ले आए। 1,000 से आपने उसको राइट डाउन कर दिया, मार्केट वैल्यू में कमी आ गई, और इरादा क्या है? जल्दी ही बेचने का। अभी भी क्या है? ये शॉर्ट टर्म ही है, इरादा शॉर्ट टर्म था, हो सकता है बेचा ना हो। ये आपके पास है 9,000। अब बेटा
बेचना रह गया, नहीं बेच पाए, इसको बेचने का इरादा था, है शॉर्ट टर्म, है करंट, पर बेच नहीं पाए। अब ईयर एंड में, सेकंड ईयर के ईयर एंड में वैल्यूएशन, मान लो इसकी वैल्यू 9,700 हो चुकी है। कितनी? या मैं कहूं इसकी वैल्यू मार्केट में 10,500 हो चुकी है। कितनी? 10,500। आज बेचेंगे तो 10,500 बिकेगा, कितने का प्रॉफिट होगा? 1,500 का प्रॉफिट होगा। क्या हम एंटिसिपेट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बात तो ध्यान रखना, अकाउंट में कभी भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट बुक नहीं किया जा सकता। प्रॉफिट जो होने वाला है वो हम बुक अभी नहीं कर सकते, जब होगा तब बुक करेंगे, अभी नहीं। एंटिसिपेट लॉस बुक कर सकते हैं, एंटिसिपेट प्रॉफिट नहीं। तो बताइए क्या करो इसको। अब AS13 इस बारे में क्या बोलता है? वो बोलता है कि इसको आप वापस 10 पे ले आओ। कितने पे ले आओ? 10 पे ले आओ। कितना लॉस बुक किया था आपने? वो लॉस अगले साल रिकॉर्ड कर लो, टू P&L, यहां से डेबिट, P&L में क्रेडिट। ये बोलता है AS13, मैं नहीं बोलता, AS13 बोलता है। तो आप मुझे मत भूलना कि सर ये आपने क्या बता दिया, मैं नहीं, AS13 बता रहा है। और वैल्यू बढ़ी कितनी? 9,000 की वैल्यू बढ़कर कितनी होगी? 10,500। प्रॉफिट कितना हुआ? 1,500। तो हमने 1,500 का जब प्रॉफिट बुक किया तो 1,500 क्यों नहीं बुक किया? 1,000 क्यों किया? हम कितना लॉस बुक कर चुके थे वो हमने वापस प्रॉफिट के फॉर्म में कवर कर लिया, वो लॉस सेटअप हो गया, कैंसिल हो गया। अभी देखें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या चल रही है? 9,000। उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 10,500। तो अब एज कहता है कि किसी वजह से यदि वैल्यू में अप्रिसिएशन आ जाए तो आप उसको रिकॉग्नाइज करो। कहां तक? पूरा 1,500 करूं या सिर्फ 1,000 करूं? सिर्फ 1,000 तक कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं, क्योंकि इससे ऊपर करना मतलब एंटिसिपेट प्रॉफिट बुक हो जाएगा। यदि आपने इसको वैल्यू कर लिया 10,500 पे तो प्रॉफिट आ जाएगा 1,500। क्या इसे आप खुद बर्दाश्त कर पाएंगे? इससे क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी खरीदते वक्त? 10। आपने ले कितने पे लिया तो प्रॉफिट बुक कितना कर लिया? एंटिसिपेट प्रॉफिट बुक करना अगेंस्ट है प्रूडेंस, तो हम ये नहीं कर सकते, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। तो बताइए, ये मैं आपको सब लिखवाऊंगा, सारी बातें, ये बातें मैं लिखवा दूंगा। तो इससे क्या पता पड़ा? नंबर 1, इन्वेस्टमेंट यदि करंट है तो वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवरेज लेस पर वैल्यू करो। तो हमने NRV 9 पे वैल्यू कर लिया, ये तो हमने सीख लिया। अब ये क्वेश्चन तो काम आएगा प्रैक्टिकल में, लेकिन कभी बाय द वे जो मैंने आपको बताया वो बाय द वे आ जाए, वैसे संभावना कम है, फिर भी आ जाए तो क्या करना? यदि वैल्यू हमने 9 ले रखी है, वैल्यू 9 ले रखी है, वैल्यू 9 ले रखी है, और वैल्यू कितना लॉस बुक कर लिया हमने ऑलरेडी? 1,000। तो वैल्यू अप्रिसिएशन पर, वैल्यू बढ़ने पर कितने का प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं? अप टू 1,000 ओनली। यदि मान लो इसकी वैल्यू 9,700 है, मार्केट वैल्यू 9,700 है, तो प्रॉफिट कितना बुक कर लेंगे? 700। कहां तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? अप टू 1,000। जितना लॉस बुक किया था वहां से ज्यादा प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। ये भी थ्योरी में दिया हुआ है एज की, इस पर प्रैक्टिकल की संभावना कम है, फिर भी मैं आपको लिखवाऊंगा, बताऊंगा। बोलिए। हाँ देखो, बेचना है तब तो ईयर एंड आएगा ही नहीं। ये वैल्यूएशन कब होता है? ईयर के एंड में। तो वैल्यूएशन तो ईयर एंड में होगा ना, बेचना है तो अगले साल बेचना है वो तो। हाँ ठीक है। तो बेटा ये मैंने बताया वैल्यूएशन ऑफ शॉर्ट टर्म यानी करंट। अब हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म। वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म बिल्कुल कम करेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट आप 9 पे लाए, 9 पे लाए, ये हमारी क्या है? बुक वैल्यू। खरीदा कितने में था? 10 में। लॉस कितना बुक कर लिया? 1,000। वैल्यू बची 9,000। किसी वजह से ये इन्वेस्टमेंट सेकंड ईयर तक भी नहीं बिक पाया, पर है
करंट बेचने का इरादा है, जल्दी ही बेचना है, इंटेंशन भी बेचने का है। अब इसकी वैल्यू घटकर 8,600 रह गई है। कॉस्ट मतलब मार्केट वैल्यू 8,600, तो हमें कितना लॉस और बुक करना पड़ेगा? 400 करना पड़ेगा। चलिए अब आता है वैल्यूएशन ऑफ, ये तो था वैल्यूएशन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। अब लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ, हमने जितना लॉस बुक किया उतने अमाउंट तक प्रॉफिट अगेन बुक कर सकते हैं। कॉस्ट तक ले आएंगे, कॉस्ट से ऊपर बेटा, कॉस्ट 10 या 10 से ऊपर नहीं ला पाएंगे। बिल्कुल सही है कि कॉस्ट से ऊपर नहीं ला पाएंगे। यस, फिर क्या हो गया बेटा? कुछ गलत कर दिया क्या? देखो लॉन्ग टर्म लिखें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसका वैल्यूएशन कैसे होगा लॉन्ग टर्म का? इट इज लाइक ए फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट को हम किस पे कैरी करते हैं? फिक्स्ड एसेट को हम कैरी करते हैं कॉस्ट पर। तो हमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का वैल्यूएशन क्या लॉजिक समझना होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्या करेंगे बताइए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जरा सोचो, लॉजिक लगाओ, बिल्कुल लॉजिक से चलना है। कि हम एज बनाने वाले होते तो क्या सोचते? हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा 100 में और ये लॉन्ग टर्म है, 3 साल तक हम नहीं बेचेंगे, ये इरादा है। तो ये कौन सा हुआ? अब ईयर एंड में इसकी वैल्यू घटकर 92 रह गई, मार्केट वैल्यू 92 रह गई। तो क्या मैं 8 का लॉस बुक करके 92 पे लाऊं या 100 पे चलने दूं? जब हमें इसको बेचना 3 साल बाद है, आज नहीं बेचना, तो हमें इसकी मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। जब मार्केट वैल्यू से मतलब ही नहीं, तो हम मार्केट वैल्यू को कंसीडर क्यों करें? इसको कॉस्ट पर कैरी करें। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम ऑलवेज किस पे कैरी करते हैं? एट कॉस्ट, मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। इज इट ओके? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट। लेकिन एक बात इसमें भी याद रखनी है, जो एग्जाम में शायद कम काम आए पर थ्योरी में काम आ सकती है, और वो भी लॉजिकल है। बेटा हमने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं 100 रुपए में, ये हमारी कॉस्ट है। अब हमें उस कंपनी के बारे में ऐसी न्यूज मिली है जिससे यह पता पड़ा है कि जो इसकी वैल्यू में कमी आई है, ये कमी टेम्परेरी नहीं है, ये रिडक्शन, ये फॉल परमानेंट नेचर का है, नॉट टेम्परेरी, टेम्परेरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमें कंपनी के बारे में पता पड़ा कि कंपनी के 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, जिसकी वजह से कंपनी, 2 मिनट के लिए मैं और एग्जाम्पल चेंज करूं, मतलब इन्वेस्टमेंट मैंने 100 वाला शेयर है, फेस वैल्यू 100 खरीदा, मान लो 100 खरीदा, 180 में है, फेस वैल्यू 100 है, खरीदा 180 में, महंगे रेट पे खरीदा। तो कंपनी के दोनों प्रोजेक्ट चल रहे थे, बाद में पता पड़ा कि प्रोजेक्ट बी तो बंद हो गया है परमानेंटली। अब इससे मार्केट की, ये सुनते ही मार्केट वैल्यू में ये घटकर 160 का रह गया है। लॉन्ग टर्म 1 साल से ज्यादा समय तक होल्ड करेंगे, है लॉन्ग टर्म, लेकिन
जो मार्केट वैल्यू में फॉल आया है, डाउनफॉल आया है, रिडक्शन हुआ है, ये टेम्परेरी है या परमानेंट नेचर का? ये जो सेकंड प्रोजेक्ट बंद हो गया, क्या वापस आ पाएगा? तो ये जो फॉल आया है ये अदर देन टेम्परेरी है। अदर देन टेम्परेरी मतलब ये परमानेंट नेचर का है। तो क्या करना चाहिए इस केस में? हमें ये 20 का लॉस बुक कर लेना चाहिए। ये लॉस एंटिसिपेटेड है या कंफर्म सॉर्ट ऑफ है? ये सॉर्ट ऑफ कंफर्म है। तो फिर ये एंटिसिपेटेड लॉस कहां रहा? तो हमें उस केस में वैल्यूएशन 160 पे करना पड़ेगा और 20 का लॉस पीएल में डालना पड़ेगा। तो क्या समझा लॉन्ग टर्म के बारे में? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट, बट if there is in a fall in value which is other than temporary, which is permanent, then if there is fall in value is other than temporary, that is called permanent nature, then it should be valued at market price and loss should be recognized, और हमें loss recognize कर लेना चाहिए। क्या लॉजिकल है कि नहीं? बोलो। इसलिए लॉन्ग टर्म के बारे में भी हम लिख सकते हैं, लिखेंगे लॉन्ग टर्म के बारे में, लिखें इट शुड बी वैल्यूड ऑब्लिक कैरीड एट इट्स कॉस्ट, बट ये जो लिख लें इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, इसे कॉस्ट पर वैल्यू करना चाहिए। इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, इट शुड बी कैरीड एट कॉस्ट। बट क्या? बट फॉल इन वैल्यू इज परमानेंट, ब्रैकेट में other than temporary, then it should be valued at market price NRV। इसको हमें फिर मार्केट प्राइस पर ले लेना चाहिए। लॉजिकल है। एक मिनट बेटा, मैं एक और एग्जांपल देता हूं क्यों हमने ऐसा किया। एग्जांपल से चीजें समझ में आती है। और मतलब मैंने आपको लिखवाया था मार्केट प्राइस मतलब एनआरवी, एनआरवी हमेशा। देखिए ये है आपके पास इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी, ए लिमिटेड के शेयर है बेटा आपके पास। यहां पर ये हमारे पास इसकी कॉस्ट है पर शेयर, मैंने जैसे कहा या मैंने कॉस्ट कहा 60,000 में खरीदे, हमने खरीदे 60,000 में है इक्विटी शेयर ऑफ ए, और हमारा इरादा इसको 1 साल से ज्यादा समय रखने का है, मतलब लॉन्ग टर्म हुआ। तो लॉन्ग टर्म के लिए एस कहता है कैरी रेट कॉस्ट 60 पे चलने दो। ऑर्डिनरी कोर्स में बेटा इसकी वैल्यू बढ़ गई तब तो सवाल ही नहीं, वैल्यू इसकी बढ़कर 70 हो गई तब तो हम कैरी करेंगे 60 पर वैल्यू घटकर मान लो इसकी 57,000 रह गई, इसकी ERV कितनी रह गई 57,000 होगी, इसकी ERV 57,000 रह गई। बेचने जाएंगे तो 57 नहीं मिलेगा, पर अभी बेचना किसको है? अभी बेचना है ही नहीं, तो फिर हमें मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, इसको 60 पे चलने दो। 3 का लॉस अभी बुक ही क्यों करें? जब बेचना नहीं तो 3 का लॉस भी नहीं होगा, और लॉस नहीं होगा तो हम लॉस को रिकॉग्नाइज, क्योंकि वो हमारा एंटीसिपेट लॉस ही नहीं तो मत बुक करो। लेकिन यदि हुआ ये है, ये फॉल जो हुआ है ना किस वजह से हुआ? फॉर एग्जाम्पल ये जो एक कंपनी थी इसकी सब्सिडी कंपनी थी बी कंपनी, इसकी सब्सिडी कंपनी क्या थी? बी। इन्हें मोर देन 50% स्टेक ले रखा था बी में। ए कंपनी है होल्डिंग, बी कंपनी है सब्सिडी। सब्सिडी कंपनी बी चली गई इंसॉल्वेंसी में, सब्सिडी बी कंपनी की हालत खराब है, ये लिक्विडेशन में है, ये बंद होने की कगार पर है। तो बताओ क्या होगा? ये सुनकर ए कंपनी के शेयर
कि वैल्यू कम होगी या नहीं होगी? होगी। मान लो वैल्यू घटकर 57,000 रह गई। अब बताइए ये जो एंटीसिपेट लॉस है इसके लिए हमें प्रोविजन बनाना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये लॉस की संभावना है या नहीं है? और ये फॉल इन वैल्यू, ये रिडक्शन इन वैल्यू परमानेंट दिख रहा है या टेम्परेरी? ये है परमानेंट सॉर्ट ऑफ, मतलब ये अदर देन टेम्परेरी है, ये अदर देन टेम्परेरी है। तो हमें इस लॉस को बुक कर लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को 57 पे ले लेना चाहिए और 3 का लॉस यहां से क्रेडिट कर पीएल में डेबिट कर देना चाहिए। ये कहता है AS 13 और सही कहता है कि लॉन्ग टर्म को वैल्यू करो एट कॉस्ट, बट इफ देयर इज ए फॉल इन वैल्यू विच इज अदर देन टेम्परेरी देन इट शुड बी वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू, दैट इज कॉल्ड ERV। मैंने पहले दिन ही लिखवाया था आपको, आप देखो आपकी कॉपी में, मार्केट वैल्यू ब्रैकेट में फेयर वैल्यू ब्रैकेट में ERV, तीनों चीज लिखवाई थी साथ में। अब बेटा आपका डाउट बोलिए। आप बोलिए, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म है। चलो आपका एग्जांपल लेता हूं मैं, आप मुझे एग्जांपल बोलते जाओ। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है बेटा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ए। बोलो हमारी कॉस्ट 180 थी, अब बोलो ये लॉन्ग टर्म है 100, हाँ ठीक है 180 करोड़ है, ये हमारी कॉस्ट हो गई, ठीक है। हाँ नहीं, पूरे पील में डालेंगे एक ही साल में, क्योंकि अब वो फंडा खत्म हो गया कि लॉस को धीरे धीरे राइट ऑफ करना। आप 30 का लॉस बुक करके धीरे धीरे राइट ऑफ करोगे। आपने 30 का लॉस में से 10 लाख पहले डाल में डाला, बचे हुए 20 को क्या करोगे? बैलेंस शीट में दिखाओगे असेट में, और वो कहीं बैलेंस शीट में कोई हेड ही नहीं रहा कि वो 20 लाख के लॉस को अगले साल ले जाओ और अगले साल राइट ऑफ करो। पूरा लॉस पहले ही साल राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है? बोलिए क्या ERV का फुल फॉर्म या NRV, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, वही सेम ही तो है। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू यानी NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा मैंने उसको ERV लिख दिया क्या? NRV तो लिखा है। ERV और एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू एक ही होता है। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू मतलब बेचने पे हमें कितना मिलने की संभावना है। ओके ठीक है, बोलिए। आप जितना परमानेंट है वो बुक करोगे, टेम्परेरी नहीं करोगे। बस जो फॉलोइंग वैल्यू परमानेंट है वो बुक करेंगे और जो टेम्परेरी है वो बुक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो मैंने लिखा है ना परमानेंट है, तो अब तुम खुद बोलो परमानेंट है तो मत करो। ये किसके लिए लिखा है? टेम्परेरी के लिए लिखा है कि परमानेंट के लिए? ये परमानेंट के लिए है, तो परमानेंट का लॉस कितना है? 20, वही बुक करो ना। चलिए हाँ, तो अभी कहां सेल करा इसको अपन ने? हाँ अभी तो वही तो किया अपन ने, अभी बेचा कहां अपन ने? बैलेंस वैल्यूएशन हो रहा है, वैल्यूएशन हो रहा है मतलब भी बेचा थोड़ा है। हाँ तो होने दो ना, है तो एक्चुअल में हुआ है। किसी ये कंपनी थोड़ा सोचती कि ज्यादा लॉस हो जाएगा तो कम बुक करो, उससे क्या जो हकीकत है वो तो सामने आएगी ना। हुआ है तो हुआ है लॉस। चलिए बोलिए। नहीं, ये वैल्यूएशन इन्वेंटरी, ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कब होता है? ईयर के एंड में। तो ये लॉस भी कब बुक करेंगे? ईयर के एंड में। हमेशा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी कब होता है? ईयर के एंड में। बीच में हुई है पर वैल्यूएशन बीच में थोड़ा करते हैं, ईयर एंड में करेंगे। हम पोजीशन देखेंगे ईयर एंड में। चलिए अच्छी बात है, आप डाउट अपने कंफर्म करते जाओ। तो ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का थ्योरी।
ठीक है बेटा। अच्छा, ये हमने बेसिक पढ़ लिया। अब मैं ए से हटकर प्रैक्टिकल पे आ रहा हूं। एज बहुत हो गए, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पर। ठीक है बेटा, अब हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिकल ऑफ चैप्टर इन्वेस्टमेंट, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है। और ये जो मैंने समझाया, ये मैं इसके आपको चार्ट फॉर्म में भी दे दूंगा, एग्जाम्पल भी बता दूंगा, वह आप घर पे लिख लेना। अभी हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, तो बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट। लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड, ऑब्लिक सिक्योरिटीज and debentures in any company। हम अब नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल हमारा अब शुरू हो रहा है, वो है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इंटरेस्ट जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, हाँ बेटा डाउट बोलो ना, हाँ बेटा डाउट बोलो, जल्दी से लिख दो ऑनलाइन। लॉस इज मोर देन कॉस्ट। कॉस्ट से ज्यादा ऊपर लॉस हो नहीं सकता। कॉस्ट से ऊपर 100 की चीज खरीदी, उसके लिए जीरो हो सकती है, नेगेटिव थोड़ा हो सकती, जीरो तक लॉस बुक कर लेंगे। चलो बेटा अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर। इसकी क्या खासियत है ये वाले इन्वेस्टमेंट की? नंबर 1, इसमें इंटरेस्ट फिक्स रेट से मिलता है और फिक्स डेट को मिलता है। यदि हम इन्वेस्टर हैं, मान लो हम इन्वेस्टर हैं, हमने एक्स लिमिटेड के डिवेंचर खरीदे, तो एक्स लिमिटेड उस डिवेंचर पर ब्याज क्या देगी वो कंफर्म है। डिवेंचर पर इंटरेस्ट की रेट कंफर्म होती है। जैसे डिवेंचर है 7%, तो हमें ब्याज कितना मिलेगा? 7%। कंफर्म है 7%। कंपनी प्रॉफिट में हो तो भी 7%, प्रॉफिट भरपूर है तब भी 7%, कंपनी कम प्रॉफिट में है तो भी 7%, कंपनी लॉस में है तब भी 7%। तो फिक्स रेट होती है नंबर 1। फिक्स डेट भी होती है। कंपनी एक्स लिमिटेड ने हमें एक डेट दे दी होगी कि हम इस डेट को इंटरेस्ट देंगे। वो डेट हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगी, किस डेट को इंटरेस्ट ड्यू होता है। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड में भी यही होता है, रेट भी फिक्स होती है और डेट भी फिक्स होती है। मैंने एग्जांपल लिया था, यूपी की गवर्नमेंट ने यूपी के डेवलपमेंट के लिए पब्लिक से 8,000 करोड़ लेने थे, लोन लिया। उसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने 6% यूपी गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर दिए। तो यूपी गवर्नमेंट क्या बोलेगी? एक तो रेट फिक्स कर दी 6% देंगे, दूसरा क्या फिक्स कर दिया? डेट फिक्स कर देगी यूपी गवर्नमेंट कि हम आपको साल में ब्याज इस दिन देंगे। वो ड्यू डेट होती है, जिस दिन इंटरेस्ट ड्यू होता है, अराइज होता है, अक्रू होता है, जिस दिन इश्यूइंग अथॉरिटी इंटरेस्ट देने के लिए रेडी होती है। होता क्या है प्रैक्टिकली? मान लो ये 1 अप्रैल से साल शुरू हुआ, 31 मार्च को ईयर एंड होता है। और मान लीजिए जिसने भी ये इशू किया है उसने 30 सितंबर ये कर दी फिक्स ड्यू डेट, और एक ये भी ड्यू डेट फिक्स कर दी। ये 2 ड्यू डेट फिक्स कर दी है इशू करने वाली अथॉरिटी ने, सितंबर और मार्च। अब इस इशू करने वाली अथॉरिटी ने एक डेट ये फिक्स कर दी 30 सितंबर। अब मान लो हम प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली क्या होता है?
1 अप्रैल को ये इन्वेस्टमेंट मिस्टर एक्स के पास थे। मई महीने में ये इन्वेस्टमेंट एक्स ने वाई को भेज दिए। जुलाई में, मई जून जुलाई में ये इन्वेस्टमेंट वाई ने जेड को भेज दिए। 30 सितंबर को किसके पास है? मिस्टर जेड के पास। मिस्टर एक्स ने रखा 1 अप्रैल को भेज दिया, वाई ने रखा अप्रैल और मई, जो भी, मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूं। तो क्या जो कंपनी है इश्यू करने वाली है इस दिन ब्याज देगी 30 सितंबर को? क्या थोड़ा ब्याज एक्स को, थोड़ा वाई को, थोड़ा जेड को, या पूरा जेड को देगी? देखिए, कुछ महीने किसने रखा? एक्स ने। कुछ महीने किसने रखा? वाई ने। कुछ महीने किसने रखा? इन 6 महीनों में ये इन्वेस्टमेंट किसने रखे? एक्स वाई जेड ने। ये इन्वेस्टमेंट एक्स वाई जेड के पास रहे। मान लो एक्स के पास रहा 1 महीना, वाई के पास रहा 2 महीना और 3 महीना रहा जुलाई, अगस्त और सितंबर। 3 महीने रहा मिस्टर जेड के पास। 6 मंथ का इंटरेस्ट जो देना है, क्योंकि इंटरेस्ट 2 बार दिया जाएगा, सितंबर और मार्च। 6 मंथ का यहां, 6 मंथ का यहां। तो बताइए, 6 मंथ का इंटरेस्ट कंपनी किसे दे? गवर्नमेंट किसे दे? क्या 1 महीने का ब्याज 1 महीने मिस्टर एक्स ने रखा, वाई ने 2 महीने रखकर भेज दिया, जेड ने 3 महीने रखकर भेज दिया? तो कंपनी के लिए या गवर्नमेंट के लिए जो इश्यू कर रही है उसके लिए संभव नहीं है कि वो अलग अलग लोगों को इंटरेस्ट दे। किसी को 12 दिन का, किसी को 20 दिन का, किसी के 26 दिन का है। ये इंटरेस्ट देने का हेडेक कंपनी या गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखेगी, बल्कि क्या करेगी? जिसका नाम ड्यू डेट के दिन, जिसका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है एज ए होल्डर, सितंबर दैट इज ड्यू डेट को जो इसका ऑनर है, जिसका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है एज ए ऑनर, जिसका नाम लिखा है एज ए होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, कंपनी या गवर्नमेंट उसे 6 मंथ का इंटरेस्ट दे देगी। और मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, जो जिसका नाम, क्योंकि मिस्टर जेड ने जुलाई में खरीद लिया, तो बताइए सितंबर में ऑनर कौन है? सितंबर में कंपनी के रिकॉर्ड में व्यक्ति कौन है? जेड का नाम लिखा है। तो कंपनी कोई नाटक नहीं करेगी, गवर्नमेंट कोई नाटक नहीं करेगी, जेड को 6 मंथ का इंटरेस्ट दे देगी। पर ये तो गड़बड़ हो गया बेटा। जेड ने होल्ड किया जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ, लेकिन उसे इंटरेस्ट मिल गया 6 मंथ। ये तो अच्छी बात है जेड के लिए। और एक्स और वाई बर्बाद हो गए। एक्स ने होल्ड किया 1 मंथ, उसे ब्याज नहीं मिला। वाई ने होल्ड किया 2 मंथ, ब्याज नहीं मिला, और उनका ब्याज भी जेड को मिल गया। तो बताइए इसका क्या सॉल्यूशन निकालते हैं आप? इसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे? कोई एक स्टूडेंट बताए, ताकि बाकी क्लास को एग्जांपल सेट हो कि जब मेरे बताए बगैर आपका ही एक फ्रेंड सॉल्यूशन निकाल सकता है, तो फिर उसके बताने और मेरे समझाने के बाद आप क्यों नहीं समझ सकते? बोलिए। ऑनलाइन भी जवाब दे सकते हैं। ये तो तय है कि जेड विल गेट फुल 6 मंथ इंटरेस्ट। यस अंकित, ऑनलाइन से आप सही बता रहे हैं। इधर ऑफलाइन से कौन बताना चाहेगा? आप बोलना चाहती हैं? ओके, मतलब हां, आप लोग सही समझ गए। आप समझे इनका क्या बोलने का है? बेटा जब वाई खरीदेगा ना एक्स से, वाई खरीदेगा ना एक्स से, तो उसे 1 महीने का ब्याज वाई दे देगा एक्स को। समझ में आया? वाई खरीदते वक्त 1 महीने का ब्याज किसे दे देगा? क्योंकि एक्स ने इसे 1 मंथ होल्ड किया है, तो एक्स जब बेचेगा तो अपने उस 1 महीने का ब्याज किससे वसूल कर लेगा? वाई से, कि बाद में तुम कंपनी से वसूल कर लेना, मुझे दो। तो 1 महीने का ब्याज एक्स को मिल गया वाई से। अब वाई जब बेचेगा जेड को, तो वाई क्या करेगा? जेड से कितने महीने का ब्याज वसूल कर लेगा? 3 महीने का करेगा। एक तो ये वाला और एक ये वाला। 2 महीने तो उसने खुद ने होल्ड किया वो, और जो 1 महीने का इसने एक्स को दिया था वो। कितने महीने का ब्याज वाई वसूल कर लेगा जेड से? 3 महीने का वसूल कर लेगा। उसमें से कितने महीने का वो एक्स को दे चुका है? 1 महीने का। तो बचा कितने महीने का?
वही तो चाहिए था उसे। अच्छा, अब जेड को ब्याज मिला कितने महीने का? कंपनी से मिला 6 मंथ का, उसमें से कितना इंटरेस्ट वो वाई को दे चुका है? 3 मंथ का। बचा कितना? वही तो उसे चाहिए था। इस तरह से होता है। आपको रफली क्लियर हुआ? इस वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट में यहां लिख लेंगे, यहां लिखेंगे, लिखेंगे डेट, डेट इज ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट is fixed and rate of interest is also fixed। रेट भी फिक्स होती है और डेट भी फिक्स होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स होती है और डेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होती है। कब देंगे, कितना देंगे, दोनों सर्टेन होता है, फिक्स होता है। इसलिए ये वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ी डिफरेंट है, जिस पर हम क्वेश्चन अब स्टार्ट करने वाले हैं। बोलिए बेटा। भाई ने खरीदा तो तय है कि भाई को 1 महीने का ब्याज 100 देना ही पड़ेगा, नहीं तो एक्स बेचेगी ही नहीं। देखिए मेरी बात सुनो, देखिए ये 1 अप्रैल है, मिस्टर एक्स के पास है, इन्होंने 30 अप्रैल को सोल्ड टू वाई। तो कितने महीने रखा मिस्टर एक्स ने? 1 महीने, 1 मंथ मिस्टर एक्स के पास है। इसके बाद अप्रैल के बाद मई जून, मई जून सोल्ड टू जेड। कितने महीने होल्ड किया? अब यहां पर 38 सितंबर, ये कितने महीने हुए? 3 मंथ्स। ये किसने होल्ड किया? ये होल्ड किया एक्स ने, ये होल्ड किया वाई ने, ये होल्ड किया जेड ने। इनका कहना है, अच्छा ये मिस्टर एक्स दुबई के हैं, मिस्टर वाई लंदन में रहते हैं, मिस्टर जेड दिल्ली में रहते हैं। आप ये उम्मीद कर रही हैं कि मिस्टर जेड को जब ब्याज मिलेगा तो उस वक्त मिस्टर सेठ क्या करेंगे? ब्याज मिलेगा जिस दिन यहां मिलेगा उनको, उस वक्त वो क्या करेंगे? 1 महीने का ब्याज वो 100 बचाएंगे, 2 महीने का ब्याज वो वाई को बचाएंगे। क्या ऐसा संभव है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? बताओ। क्या मिस्टर एक्स और वाई जेड पे भरोसा करेगा कि जब तुम्हें ब्याज मिले तब दे देना? बोलो, नहीं करेगा। कैसे करेगा? मैं क्या बोल रहा हूं, शेयर मार्केट है, ये शेयर मार्केट है। लंदन का व्यक्ति इस दिल्ली के व्यक्ति से भरोसा कर लेगा कि जब ब्याज मिले तब दे देना भाई, अभी मत दे? ऐसा होगा क्या? और वो ब्याज देगा दिल्ली वाला व्यक्ति? मैं हूंगा, मैं भी नहीं दूंगा। क्यों दूं भाई? खा गए, अब क्या कर लेंगे? ब्याज खा गए तो क्या कर लेगा बताओ? वो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है तो केस फाइल कर देगा। कोई देगा ब्याज? ऐसे लोग लोन खा जाते हैं, लोन जो लिया होता बैंक से वो नहीं वापस करते, ये ब्याज वापस करने कौन जाएगा? और ये तो मैंने बताया, ये डील, ये कोई इन्वेस्टमेंट 12 दिन रखता है, कोई 18 दिन रखता है, कोई 22 दिन रख के बेचता है, कोई 42 डेज रख के बेच देता है। तो जो ये खरीदने वाला जेड है, क्या इसके लिए संभव है कि ले भाई 12 दिन का ब्याज तू ले, 18 दिन का ब्याज तू ले? मिस्टर जेड ये इन्वेस्टमेंट करेंगे या ये काम करेंगे? पॉसिबल है क्या? तो इसलिए क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट जब क्या होगा, एक जब बेचेंगे वाई से, तो वाई से वो कितने मन का इंटरेस्ट वसूल कर लेंगे? 1 महीने का अपना ब्याज ले लेंगे, उसके बगैर वो वाई को इन्वेस्टमेंट
नहीं बेचेंगे। 1 महीना ब्याज x का, x को मिल गया, पर y को देना पड़ा जबरदस्ती। उसके बाद y ने इन्वेस्टमेंट z को बेचे तो y z से कितने महीने का ब्याज वसूल कर लेगा? 3 महीने का वसूल कर लेगा। ओ, इज इट क्लियर? और फिर z को कितने महीने का ब्याज मिल जाएगा? 3 महीने का मिल जाएगा, करेक्ट। उसमें से z का बच कितना जाएगा? 3 महीने का बच जाएगा, वही तो होना था। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट में न सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होती है बल्कि डेट भी फिक्स होती है। ठीक है, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? तो ठीक है, ये आपने 2 चीज लिख ली। हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसमें 2 चीजें फिक्स हैं। क्या क्या चीजें फिक्स हैं? डेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 चीज फिक्स होती है। ये वैरायटी इन्वेस्टमेंट हम कवर करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर अब यहीं से शुरू होगा। यहां पर बाकी जो हमने फंडे पढ़े वो ब्रोकरेज पे करने के, वो सब भी यहां पर यूज में आएंगे। और स्टैम्प ड्यूटी खरीदते वक्त लगी उसको हम कैपिटलाइज करेंगे, बेचते वक्त खर्चे लगे उसको हम सेल प्रोसेस से लेस करेंगे, प्रॉफिट लॉस निकालेंगे और सेल करने में प्रॉफिट लॉस, और ईयर एंड में वैल्यूएशन करेंगे कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस यदि इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है। बेटा मैंने तो प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन आते हैं ना इस चैप्टर में, सारे इन्वेस्टमेंट करंट होते हैं, सारे इन्वेस्टमेंट करंट होते हैं, शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन ही आता है। क्यों? मान लो क्वेश्चन ने बोला कि हमने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे, क्वेश्चन में आया कि हमने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे, 3 महीने बाद बेच दिए, ऐसा भी लिखा हुआ है। मतलब 3 महीने बाद बेच दिए, मतलब ये क्या रहा होगा? अब ईयर एंड में उसका वैल्यूएशन क्वेश्चन ने दे रखा है, 500 में से 300 बेच दिए, 200 बचे हुए हैं और हमें उसका करना है वैल्यूएशन। अब उसको मैं शॉर्ट टर्म मान के करूं या लॉन्ग टर्म मान के करूं? और क्वेश्चन बनाने वाले ने मार्केट वैल्यू दी है, क्यों दी होगी? व्हिचएवर इज लेस के वैल्यूएशन के लिए। और जब 500 में से 300 बेचा है आपने जल्दी ही, तो बचे हुए 200 का भी इरादा क्या रहा होगा? तो जनरली इन्वेस्टमेंट को क्या अज्यूम कर लिया जाता है? शॉर्ट टर्म अज्यूम कर लिया जाता है, ये जनरली होता है। ठीक है बेटा, अब इस पर हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, लिखना शुरू करें एग्जाम्पल। लिखना शुरू करें एग्जाम्पल। यस, आ जाइए, लिखिए एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, एन इन्वेस्टर purchased 6% government bond, face value at the rate of 100, at the rate of 98. On 1st June 2023। मैं उस एंगल से ले रहा हूं कि आपके एग्जाम में तो आगे ही चलना है। एक इन्वेस्टर ने 600 गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे हैं, फेस वैल्यू 100 है, कॉस्ट 98 है, और ये कब खरीदे हैं? 1 जून को खरीदे हैं, 1 जून को खरीदे। यहां तो जो निकलने वाले इनके चार्ज रख देते अपन, बच्चे 2 मंजिल घूम के आने के बजाय यहां से निकल जाते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लास डिस्टर्ब होती, क्योंकि मैं डिस्टर्ब तो नहीं होता हूं, आप लोग सब उनको देखने लगते हो। तो 1 जून को खरीदे हैं एक इन्वेस्टर ने 600 गवर्नमेंट बॉन्ड जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, और यहां पर और लिखें
यहां पर एक चीज और लिखें, यहां पर जो आपको एक बात नहीं हम समझने वाले हैं, price of ₹90 is X interest price, that is excluding interest price. Due date of interest are 30th September and 31st March of each year. प्राइस 98 एक्स इंटरेस्ट है, मतलब ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, मतलब इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है। तो ये इन्वेस्टर को, अब ध्यान देंगे, ये इन्वेस्टर कितना ब्याज देगा बेचने वाले को? ये इन्वेस्टर खरीदते वक्त बेचने वाले को कितने महीनों का ब्याज देगा? रेट तो मुझे पता है 6% देगा, मैं रेट नहीं पूछ रहा हूं कि किस रेट से इंटरेस्ट देगा, रेट तो 6 है, कितने महीने का ब्याज देगा ये इन्वेस्टर खरीदने वाला उस बेचने वाले को, ये सोचना है। मान लो चलो आप है खरीदने वाले, आप खरीद रहे हो, आप इन्वेस्टर हो, मैं बेचने वाला हूं, ये मान लेते हैं। बताइए, मैं बेचने वाला हूं, मुझे बताओ इस 1 जून के पहले ब्याज कब मिला था? 1 जून के पहले मुझे ब्याज मिला था मार्च को। उसके बाद मैंने कितने महीने होल्ड किया? अप्रैल और मई रख कर मैंने 1 जून को आपको बेच दिया। तो मैं आपको जब बेचूंगा ना, तो आपसे 2 महीने का इंटरेस्ट भी आपसे लूंगा और आपको देना पड़ेगा। तो यू विल पे इंटरेस्ट ऑफ, तो ये इन्वेस्टर जो आप हैं, आपको 2 महीने का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट खरीदते वक्त सिर्फ 98 ही देना पड़ेगा, ये 98 के एडिशन में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा आपको 98 के एडिशन में, क्योंकि 98 में ब्याज शामिल नहीं है, ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट प्राइस है, इसमें इंटरेस्ट का पेमेंट जुड़ावा नहीं है। यू हैव टू पे इंटरेस्ट एडिशनली। कितनी हुई? 600 खरीदे, कॉस्ट 98 से कितना देना पड़ेगा? 50। ये हो गई कॉस्ट। इंटरेस्ट 60,000 की फेस वैल्यू पर 6% से 2 मंथ का इंटरेस्ट, हाँ टोटल हो तो
बेटा मैं आपको जब इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो आपसे कितना वसूल करूंगा? 58,800 तो लूंगा प्राइस, 98 प्लस 2 मंथ का इंटरेस्ट भी लूंगा। और वो इंटरेस्ट कितना हो रहा है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। कॉस्ट है 600 सिक्योरिटी की 58,800 और आप मुझे एडिशनली 600 का इंटरेस्ट भी देंगे। इज इट क्लियर? अब ये आगे का क्वेश्चन मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं, टाइम नहीं बचा है। तो वो टाइम 10:50 नहीं है ना कि 10:30 है? 10:30 तक है तो फिर तो इजीली हो जाएगा। तो बेटा हम फटाफट 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा वर्किंग नोट बना। अब देखो बनाइए, ये सॉल्यूशन है। अब प्रॉपर बनेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 6% गवर्नमेंट बॉन्ड है क्या? 6% गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट। ये हमारा इन्वेस्टमेंट का नाम हो गया 6% गवर्नमेंट बॉन्ड। ये नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब हमारा डेट कॉलम भी रहेगा। डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इनकम मतलब इंटरेस्ट इनकम और कॉस्ट कॉलम। फिर से डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इनकम मतलब इंटरेस्ट। यहां इनकम कॉलम मतलब इंटरेस्ट इनकम और यहां गई कॉस्ट। डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। हमने बनाया वर्किंग नोट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट खरीदा। तो यह आएगा 1 मई, 1 जून, ओ डेट नहीं दिख रही। आप लिख लें बेटा, डेट नहीं दिख रही तो भी मैं इसको थोड़ा सा, अब दिखेगी 1 जून 23 टू बैंक। इन्वेस्टमेंट खरीदे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट होंगे। उसकी फेस वैल्यू कितनी है? लिख दिया फेस वैल्यू। और कॉस्ट है 58,800 और इंटरेस्ट जो देना पड़ा है 600, वो आप इंटरेस्ट जो दिया है वो इंटरेस्ट कॉलम में डेबिट कर दो क्योंकि आपने इंटरेस्ट दिया है। ये हमारा सब कुछ आया है एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। इंटरेस्ट दिया है तो डेबिट करो, मिलेगा तब बेटा इस पर इंटरेस्ट मिलेगा बाद में, जब मिलेगा तब इनकम मानकर इनकम कॉलम में क्रेडिट करेंगे। अभी तो हमने इंटरेस्ट दिया है तो देते वक्त इंटरेस्ट कॉलम में डेबिट होगा और मिलते वक्त इनकम कॉलम में क्रेडिट होगा। तो हमने इंटरेस्ट दिया तो डेबिट कर दो। ये आया 1 जून। अब 1 जून के बाद क्या डेट आएगी? 1 जून के बाद 30 सितंबर जो मिड ईयर है, ये आपकी है इंटरेस्ट की ड्यू डेट। ड्यू डेट बेटा 2 है, सितंबर और मार्च। तभी मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर को क्या होगा? 31 सितंबर 23 को। हमें गवर्नमेंट से कितने महीने का ब्याज मिलेगा? आपको 6 महीने का मिलेगा। उसमें से देखो बेटा, आपने मुझे कितने महीने का ब्याज दिया था? 2 महीने का दिया था।
आपने बेटा 1 जून को खरीदा और मुझे 2 मंथ का इंटरेस्ट पे कर दिया, फिर 30 सितंबर आई, इसमें बेटा आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट मिल जाएगा। अच्छा, आपने होल्ड कितने किया? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 मंथ। तो आपको ब्याज 4 मंथ का नहीं मिलेगा, कंपनी से कितने मिलेगा? 6 मंथ का मिलेगा। उसमें से आप 2 महीने का आप मुझे दे चुके हो, आपके पास बचेगा कितने महीने का? 4 महीने का बचना चाहिए, और बचेगा भी 4 महीने का। तो आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा ना बेटा, वो 6 मंथ का मिलेगा। तो सितंबर में मैं वर्किंग नोट अभी अवॉइड कर रहा हूं, तो बाय बैंक करो, इंटरेस्ट जो मिलेगा तो बाय बैंक करो। बेटा 60,000 की फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट का अमाउंट जो आपको मिलेगा वो इन्वेस्टर के रूप में यहां आपके यहां क्रेडिट होगा। एंट्री वैसे भी होगी क्या? बैंक टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट में बाय बैंक आएगा। ये आपकी इनकम है तो इनकम कॉलम में क्रेडिट। तो जो अगर 600 डेबिट किया, 1800 क्रेडिट किया, 2 महीने का डेबिट किया, 6 महीने का क्रेडिट किया, बताओ कितने महीने का आपका इनकम में बचा? वो जाने वाला है आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अब देखिए, मैं इजी करने के लिए अभी इससे ज्यादा नहीं ले रहा हूं। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च फिर से आई, 31 मार्च 24 बाय बैंक फिर भी आज मिलेगा आपको 1800। 31 मार्च तक आपके पास है, आपने इसको बेचे नहीं है, बस क्वेश्चन इतना ही था। और 31 मार्च 24 को बाय बैलेंस फेस वैल्यू 60,000 है, कॉस्ट 58,800 है, ये हो गया। मैंने अभी इसका मार्केट वैल्यू नहीं दिया, बस ये कॉस्ट पे चलने दो। क्वेश्चन ने दी ही नहीं है मार्केट वैल्यू, तो कॉस्ट पे कैरी करो 58,800 पे। अब कितना इंटरेस्ट यहां बचा? बैलेंसिंग फिगर 3600 में 3,000, ये कहां जाएगा? टू P&L। 31 मार्च 2024 को ये इंटरेस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में 3,000। क्या ये 3,000 इंटरेस्ट जो गया पील में सही है? आपको मिला कितने महीने का? 6 महीने का और 6 महीने का मिला, पूरे 12 महीने का है ना, मिला 12 महीने में से आप 2 महीने का दे चुके हो, बचा कितने महीने का? 10 महीने का बचा। और आपके बचना भी, आपने होल्ड कितना किया गिनो, जून से लेके मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और 10 महीने आपने होल्ड किया है। तो आपकी इनकम में जाना चाहिए 10 मंथ का, और जा भी रहा है 10 मंथ का। आप कहेंगे सर हमें ब्याज मिला है 12 महीने का, पर बेटा उस 12 महीने में से 2 महीने का हम तो खरीदते वक्त दे चुके थे 2 महीने का ब्याज, तो हमारे पास बचा है सिर्फ 10 महीने का, और बचना भी चाहिए 10 महीने का, क्योंकि हमने होल्ड तो फाइनली 10 महीने ही किया है, और 10 महीने का ब्याज जो पील में जा रहा है वो 3,000। तो जब जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदते वक्त इंटरेस्ट देते जाओ तो वो इंटरेस्ट कॉलम में डेबिट कर दो, और जब जब इंटरेस्ट मिले वो आप इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट कर दो। इज इट क्लियर? अब जितना मैंने आपको क्वेश्चन करवाया उतना ही मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। एक इतना होमवर्क तो कर सकते हो ना, बस थोड़ी डेट बदलूंगा और रेट बदलूंगा, है ना। तो एग्जांपल नोट करें बेटा, आप सभी को करना है। कल मैं एग्जांपल होमवर्क चेक करूंगा। ये है होमवर्क, कितने मिनट का होमवर्क है ये? आधे घंटे का? बोल दो 5 से 10 मिनट, 7 मिनट मान लो, 5 से 10 क्या बोलूं, आप 5 लिखो या 10 लिखो। ये इसलिए लिख रहा हूं कि आपको मैं एहसास करा दूं कि आप अब छोटे बच्चे नहीं, एक मैच्योर्ड पर्सन हो। तो अकाउंट जैसे चैप्टर में आपको होमवर्क कितने मिनट तक, आप यदि ये भी होमवर्क नहीं कर पाए तो आपको अपने ऊपर शर्मिंदगी, गिल्टी फीलिंग होगी कि हम क्या बच्चे हैं, सीए जोर्स में कोर्स में आए हैं और 7 मिनट का होमवर्क भी नहीं करके लाए। तो बेटा मैं नहीं, आप खुद अपने आप से शर्मिंदा हो जाओगे, इसलिए मैं टाइम भी लिख रहा हूं। कितने मिनट? 7 मिनट, 7 मिनट्स। एक केजी क्लास का बच्चा होता है ना,
उसका भी एक सब्जेक्ट का होमवर्क आधा घंटे का होता है। दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा आता है ना, तो वो भी घर में एक सब्जेक्ट का होमवर्क आधा घंटे तो करता होगा, आपने भी किया होगा। एग्जाम्पल, एन इन्वेस्टर purchased 7% debentures of ABC Limited। फेस वैल्यू हमेशा शो होती है, एट द रेट ऑफ ₹130 पर डिवेंचर। एक्स इंटरेस्ट प्राइस ऑन फर्स्ट अगस्त 2023। इन्वेस्टर ने 507% डिवेंचर खरीदे हैं, फेस वैल्यू 100 है, खरीदे 130 में है और एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, वैसे इसमें ब्याज शामिल नहीं है और ये खरीदे हैं 1 अगस्त को। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर 30th September and 31st of March। ये जो ड्यू डेट दी है, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आपको बनाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ईयर एंड इज 31st मार्च। इस इन्वेस्टर का ईयर एंड 31st मार्च को होता है। इन्वेस्टर की ईयर एंडिंग 31st मार्च को है। आपको बनाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वैसे मैं आपको बताऊं, जितने भी हाईली डेडिकेटेड, डिवोटेड, टैलेंटेड, जिनके टारगेट अकाउंट सीए में हाई है, वो क्या करते हैं, जब क्लास के बीच में टाइम मिलता है ना, एक टीचर आता है दूसरा आता है, टाइम लगता है, दो रास्ते आप क्या, एक तो आपस में बात करके रिलैक्स हो जाए, वो भी जरूरी है। एक बहुत ज्यादा कंटिन्यू पढ़ना भी पॉसिबल नहीं, वो भी जरूरी है। और एक ये है कि थोड़ा टाइम उसमें से बचाकर हम ये होमवर्क यहीं करके चले जाएं। मैंने जो बहुत अच्छे स्टूडेंट देखे, जो जिनकी रैंक आती थी, बहुत ग्रुप क्लियर हुए, सर हम काफी कुछ होमवर्क तो यहीं करके ही घर जाते थे, तो उनके पास पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा टाइम होता था। नंबर 1, वो मैंने तो एक स्टूडेंट को उसको भी देखा जो पॉसिबल नहीं है, जो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। उसको लगता था कि हाँ, मतलब जो चल रहा है रिपीटेशन, टीचर बताता है, समझाता है, एक बार दूसरी बार, मुझे तो पहली बार में समझ में आता है, दूसरी बार क्यों सुनूं। तो वो जब वहां क्लास में बैठती थी ना, इस वाली नीचे वाली क्लास में जब बैठती थी वो, तो वो 2 सब्जेक्ट के कॉपी लेके बैठती थी, एक जो चल रहा है वो और एक जो पिछला क्लास गया है वो। जो चल रहा है वो लिख लिया, अब टाइम बच गया, सर दूसरी बार बता रहे हैं, समझा रहे हैं दूसरी बार, मुझे नहीं समझना, वो 13 दूसरे सब्जेक्ट का होमवर्क स्टार्ट कर देती थी। अब आप सोचोगे कि क्या पॉसिबल है? बेटा पॉसिबल है। और वही लड़की ने फिर इंडिया टॉप किया, इंटरमीडिएट में वो इंडिया टॉप की, और ये उसकी बात आई इसलिए कि इंडिया टॉप किया, तब तो उससे पूछा, तब पता पड़ा वो अपने, और वो कभी न इधर से बात करना न उधर बात करना, वो अपने अलग बैठती थी, कोई उसका फ्रेंड नहीं, क्लास में आती सिर्फ पढ़ने के लिए थी, न कि इधर दोस्ती यारी के लिए। मैं कह रहा हूं वो भी जरूरी है, हर कोई उनके जैसा बन नहीं सकता, वो भी जरूरी है, मूड फ्रेश करने के लिए फ्रेंड जरूरी है, लेकिन वो उसका तरीका था, अपने अलग से बैठती थी और अलग से बैठकर पूरे टाइम वही करती थी। और आज वो जिस साइट पर है वो हमारे लिए और उसके पेरेंट्स के लिए मैटर ऑफ प्राउड है। 2 साल के अंदर अंदर वो कंपनी में अच्छी पोजीशन में पहुंच गई, पैकेज पता नहीं कहां पहुंच गया। आप यकीन नहीं कर सकते कि एक इतनी कम एज में कोई स्टूडेंट कितने पैकेज में जा सकता है। मतलब बताना चाहता हूं, वो सिर्फ हार्ड वर्क,
डेडिकेशन टुवर्ड्स स्टडी एंड देन टुवर्ड्स वर्क। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो बच्चे बहुत डेडिकेटेड हैं वो उन बच्चों से कुछ सबक ले सकते हैं जो आपके सामने सिर्फ किताबी नहीं, जो यूट्यूब पर होते हैं वो नहीं, प्रैक्टिकल है, जो आपके क्लास में आपके साथ किसी के साथ हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। सुनना बहुत अच्छा लगता है मोटिवेशन, यूट्यूब पर ये मोटिवेशनल व्यक्ति के हमने मोटिवेशन सुना, करते कुछ नहीं है। यदि मोटिवेशन स्पीच सुनने से सुधर सकते तो हमारे सारे हिंदुस्तान के सारे युवा आज कुछ और ही होते। नहीं होता, सुनना अलग होता है, उसको लाइफ में एग्जीक्यूट करना अलग होता है। तो ठीक है, मैं मेरे इस कहने से शायद क्लास के 4 बच्चे भी इसको सुन करके वो सोच लेंगे हमें भी ऐसा कुछ करना है या इसकी तरफ सोचना है, तो शायद फायदा होगा। ठीक है बेटा, एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट अभी लिखाया था, ये पढ़ो बेटा। एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्स इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट प्राइस, ये लिखवाया था यश, आपको ध्यान है पिछले क्वेश्चन में लिखा है ना बेटा। अभी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है। थैंक यू, कल होमवर्क करके लाएंगे, चेक करवा लो चेक किसी स्टाफ से। और होमवर्क न होने पर क्या करना है, क्या पनिशमेंट दू? क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, वो तो खुश हो जाएगा। और कई बच्चे चाहते हैं ऑनलाइन पढ़े, पेरेंट धक्के देके घर से बाहर भेजते हैं, वो तो खुश होंगे कि सर ने क्लास से बाहर कर दिया, क्या करे सर, वो तो खुश हो जाएंगे। क्लास से बाहर करना कोई रेमेडी नहीं है, वो तो उसके लिए रिवार्ड हो जाएगा, पनिशमेंट नहीं। दो क्वेश्चन और वो भी नहीं करा तो वो भी नहीं करा, जैसे एक नहीं किया वो 2 क्या करेगा, वो अगले दिन क्लास आनी बंद कर देगा। चलो देखते हैं